चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आकाश राय जी, कांग्रेस से अभिमन्यु मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी से विपिन नागर जी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आकाश जी आपके पास जाना चाहूंगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार एक तरफ अगर फायदे गिना रही है तो विपक्ष दूसरी तरफ सवाल भी उठा रहा है। जेपीसी लगातार सुझाव ले रही है, जो चुनाव के समय में जिन अधिकारियों की जरूरत पड़ती है, विभागों की जरूरत पड़ती है, उन सभी से सुझाव लेकर कब पेश किए जाएंगे, कब आगे की रणनीति बनेगी, क्या कुछ अभी तक आप देख पा रहे हैं? विपक्ष के लोग क्या कहते हैं, विपक्ष की क्या रणनीति है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जनता के हित में क्या है, जनता का फायदा किसमें है। हाँ। अगर बार बार चुनाव हो रहे हैं तो निश्चित तौर से जनता का धन भी खर्च होता है, जनता का समय भी बर्बाद होता है और जो डेवलपमेंट के कार्य होते हैं वो भी आदर्श आचार संहिता की वजह से बाधित होते हैं। हाँ। तो निश्चित तौर पे अगर देश वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाता है तो इस देश के लोगों का फायदा है और इस देश के लोगों के फायदे के लिए जो भी कदम उठाने होते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाती है। और पुष्पेंद्र जी 1967 तक तो इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चला। हालांकि ये कोई प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन एक साथ ही चुनाव होते थे। हाँ। आम चुनाव और विधानसभा के चुनाव 1967 तक इस देश में एक साथ ही हुए। लेकिन 68 और 69 के दरमियान जब कई प्रदेशों की विधानसभाएं भंग हुई, तब से इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं अनियमितता आई। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी का ये सोच है, ये उनकी मंशा है कि इस देश के लोगों का पैसा बचाया जाए, इस देश के लोगों का समय बचाया जाए और इस देश में जो विकास की परियोजनाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे, इस दिशा में अगर एक अच्छा कदम उठाया है तो मुझे लगता है कि विपक्ष के लोगों को सहयोग करना चाहिए। निश्चित तौर पे उनके जो सुझाव होंगे उन सुझावों को भी हम शामिल करेंगे। इसीलिए तो पूरे देश भर में तरह तरह की बैठकें हो रही हैं, एक कमेटी बनी हुई है जो अलग अलग प्रदेशों का दौरा कर रही है, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों से मिल रही है और सारे दलों के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। ऐसा तो नहीं कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड या जो भी सांसदों की एक कमेटी बनी है उसमें सारे लोग हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन। उसमें ये नहीं है कि भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी बिल्कुल। आकाश जी आपने शुरू में एक बात कही कि विपक्ष के सवालों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जनता के लिए क्या ठीक है हम उस पर बात कर रहे हैं। अगर विपक्ष के सवालों से फर्क नहीं पड़ता तो फिर क्यों जेपीसी का गठन किया गया है और फिर क्यों सभी राजनीतिक दलों से उनके सुझाव लिए जा रहे हैं? नहीं, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। ये तो भारत सरकार ने जब इस तरफ कदम उठाया तो हमने ये प्रक्रिया शुरू की। हमने तो पहले ही कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था में हम सारे दलों को साथ लेके चलना चाहते हैं। सारे दल बैठे, सब अपने सुझाव दें और उनके सुझावों को सुनेंगे और जो अच्छे होंगे उनको शामिल भी करेंगे। हमने ये कहा कि जो उनके उलूल जुलूल बातें हैं, जो ये प्रोपागेंडा करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो वन नेशन वन इलेक्शन का ड्रॉबैक बताने की कोशिश कर रहे हैं, इनको तो ये देश को बताना चाहिए कि हाँ एक अच्छा कदम है। अगर इनको लगता है कि हाँ कहीं कोई खामी हो सकती है तो उसके लिए बेहतर क्या किया जा सकता है, विपक्ष के लोगों को सहयोग करना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं जो विपक्ष के लोग बैठे हैं उनसे भी सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, किसका नुकसान है, किसका फायदा है जो सरकार की तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं कि समय बचेगा, खर्च बचेगा, विकास की जो रफ्तार है वो ज्यादा बढ़ जाएगी? अभी तक आपने क्या कुछ देखा और पक्ष और विपक्ष को देखते हुए क्या कुछ आपके समझ में आ रहा है? कि जेपीसी के जो अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है दीपी चौधरी, लखनऊ में है, राजधानी लखनऊ में 2 दिनों से वो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से उन्होंने मीटिंग की, उनके सुझाव लिए, अपनी बात बताई कि क्यों किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे संभावित हैं, क्या हो सकता है, प्रदेश की विकास की रफ्तार कितनी आगे बढ़ेगी, हर इलेक्शन पर जो खर्च आता है का जीडीपी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इन सारे मुद्दों को लेकर पीसी की टीम लखनऊ में थी। ऋतिक राय साहब ने बताया है कि 1967 तक देश
वन नेशन वन इलेक्शन के मॉड्यूल पर ही चला है और देश की सभी विधानसभाओं में लोकसभा के साथ ही चुनाव हुए हैं। 67 के बाद कई बार विभिन्न कारणों से विधानसभाओं को भंग किया गया, उसके बाद बाई इलेक्शन हुए, तो ये परंपरा लगातार चलती रही और अभी तक भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले देखने को मिलते रहे हैं। हालांकि जब से केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, इस तरीके से विधानसभाओं को भंग करने के कम ही उदाहरण देखने को मिले हैं, कई उदाहरण होंगे। हाँ। लेकिन मैं बताना चाहूंगा 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उसके बाद देश के अंदर 3 राज्यों की विधानसभाओं को भंग किया गया था, इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें थी। इसके बाद चुनाव भी हुए, मध्यावधि चुनाव हुए और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें केंद्र सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक करार दिया गया था। हालांकि चुनाव हो चुके थे, नई सरकार बनकर आ गई थी, ऐसे में क्या हो सकता था, सारे देश ने इस चीज को देखा। अब वन नेशन सही नहीं आ रही, थोड़ा सही करा, मैं करा देता हूँ, ठीक है, बोलिए सर। अब वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात आ रही है उसमें जेपीसी जो तर्क दे रही है, जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, निश्चित तौर पर एक साथ एक चुनाव हो जाएंगे तो हर साल में हर 6 महीने के बाद में कभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है, कभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है और कभी जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, त्रिस्तरीय चुनाव है, विधानसभा के चुनाव, अन्य चुनाव में 5 साल में देखा जाए तो वर्ष में कम से कम 1.5 से 2 साल तक आचार संहिता लगी रहती है, यानी कि विकास कार्य नहीं होते हैं, नई योजनाओं की शुरुआत नहीं हो सकती है, तो तमाम सारे ड्रॉबैक है और अलग अलग चुनाव कराने लेकिन सर यहाँ पर बिल्कुल सर, यहाँ पर एक बात और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी मौजूदा स्थिति में जो 1-1, 2-2, 4-4 राज्यों के जो चुनाव एक साथ होते हैं तो केंद्र का भी, राज्य का भी विशेष फोकस वहीं रहता है, ठीक है, कि बड़ी ही पारदर्शिता के साथ चुनाव को कराया जाए। और अगर एक देश एक चुनाव, लोकसभा के साथ सभी विधानसभा के चुनाव कराए जाएं तो इंतजाम कैसे होंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, इंतजाम बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे 1967 तक होते आए हैं। तब भी विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही होते रहे, जिस तरीके से जो चुनावी प्रक्रिया रही है, तब की जो टेक्नोलॉजी थी और उस वक्त के जो संसाधन थे, उन संसाधनों में आजादी के बाद से जब देश करा सकता है 1967 तक का एक चुनाव एक साथ में, तो अब उसके बाद तो ईवीएम का जमाना है, हाईटेक है और तमाम तरीके की जो टेक्नोलॉजी है, आप सीसीटीवी से भी तमाम सारी निगाह रख सकते हैं। और यह देखा जाए तो ये एक बड़ा साहसी कदम है कि जब केंद्र की सत्तारूढ़ सरकार ऐसा फैसला लेने जा रही, इसके उन्हें फायदे भी हो सकते हैं, इसके नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन क्या फायदा सरकारों को होगा, क्या फायदा जनता को होगा, तो ये फिलहाल अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि देश की अर्थव्यवस्था को बल जरूर मिलेगा। हालांकि 2 दिन के लिए जेपीसी की टीम लखनऊ में थी और जेपीसी के सामने विपक्षी दलों के नेता भी पहुंचे और विपक्षी दलों के नेताओं ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, धर्मेंद्र यादव मौजूद थे, उन्होंने सरकार की इस कवायद को, जेपीसी की इस टीम को पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं और ये प्रक्रिया ठीक नहीं है, यानी कि विपक्ष एक तरीके से इस चीज को खारिज कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है इलेक्शन से। बिल्कुल विपिन नागर जी, क्योंकि अभी जैसा आलोक सर ने बताया कि 2 दिन के लिए जेपीसी की टीम लखनऊ पहुंची हुई थी और वहां पर खुलकर अखिलेश यादव जी ने खारिज कर दिया कि हम इसके समर्थन में नहीं हैं। क्या कुछ लग रहा है आपको, जैसा बताया अभी कि भाई 1967 से पहले इसी तरह चुनाव होते थे एक साथ सभी राज्यों के, और आज के समय में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा हम आगे बढ़ चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि अभी हो सकते हैं या कुछ कमियां आपको दिखाई दे रही हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब इनका है कि किसी तरह की चीजें दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, हाँ विपिन नागर जी, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव होने थे जिला पंचायत और प्रधानी के, वो चुनाव तो करा नहीं पा रहे हैं समय से, और ये पूरे भारत का एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं कि विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या ग्राम सभा के चुनाव एक साथ करा लेंगे। अभी भाजपा के प्रवक्ता भी प्रवचन दे रहे थे कि देश के ऊपर इतना वो बोझ पड़ता है, पैसे का खर्चा होता है, ये होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री इस समय देश के नरेंद्र मोदी जी,
अगर कहीं भी 5 करोड़ की कोई परियोजना का इनको फीता काटना होगा तो उस पर जो इनका खर्चा होगा प्रचार तो 50 करोड़ का होगा। तब तो इनको चिंता होती नहीं है देश का इनका खर्चा कितना हो रहा है। अब जब इनको लगता है कि किसी भी तरह से इनकी जमीन जो सरक रही है, अलग अलग प्रदेशों में माहौल इनके सत्ता विरोधी लहर है, तो उसके लिए करके चाहते हैं कि कुछ जगह के जो चुनाव है उनके पीछे कर दें और कुछ जगह के जो चुनाव है जहां इनकी सरकारें नहीं है उनको समय से पहले कराकर और सत्ता का वो जो अपनी जोर जबरदस्ती करते आए पिछले 2014 से लेकर आज तक उसके सहारे पे चुनाव जीत के। नहीं तो फिर उस हिसाब से तो एक साथ चुनाव होने चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे पीछे चुनाव करने से बीजेपी को फायदा हो जाता है, अब अगर वही लोग कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव कराने की हम कवायद शुरू कर रहे हैं तो उसमें आप योगदान करिए। नहीं, जब अलग अलग चुनाव होता है, एक प्रदेश का चुनाव होता है तो जो पार्टियां होती हैं अपने स्तर पर उन चीजों को संभाल लेती हैं, लेकिन जब पूरे देश से एक साथ चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी अपनी गुंडाई और जो बेईमानी इनकी आदत हो चुकी है 2 नंबरी का चुनाव करने की, जीतते हैं धनबल के बाहुबल पे सत्ता के सहारे, तो उस चीज में तो कामयाब हो जाएंगे। फिर भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये स्पष्ट इन्होंने सही बात बोली है कि ये इस देश के अंदर विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, इस देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस देश को तालिबान बनाना चाहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कर देगी वही इस देश के अंदर होगा। विपक्ष का कोई नेता आवाज उठाए, कोई इनकी गलत नीतियों का विरोध करे तो उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और जिस स्तर का वो नेता होता है या व्यक्ति हो उसी तरह की चीजें करते हैं। ठीक है, इनको देश की इतनी चिंता है। नीट के जो एग्जाम लीक हो रहे हैं उसके विरोध में सोनम वांगचुक जी 13-14 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता जाकर वहां ये नहीं देख रहा कि भारतीय जो बच्चे हैं उनका भविष्य अधर में है, उनके लिए एक व्यक्ति 14 दिन से भूख हड़ताल पे है। लेकिन नागर साहब अभी तो विपक्ष के बड़े लोग ही नहीं पहुंचे वहां पर समर्थन करने के लिए, समस्या ये भी है ना। खैर आऊंगा आपके पास। अभिमन्यु मिश्रा जी, बड़े लोग विपक्ष के जो पार्टी के विधायक और सांसद वहां पे पहुंच रहे हैं, लेकिन 14 दिन होने के बाद देश का जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसके किसी भी नुमाइंदे ने वहां पहुंचने की। ठीक है नागर साहब। अभिमन्यु मिश्रा जी सुन पा रहे हैं आप? अभिमन्यु मिश्रा जी आवाज मिल पा रही है मेरी? जी मिल पा रही है। हाँ, आप क्या कुछ देख रहे हैं? क्योंकि भाई अगर देखें विपक्ष में आप भी हैं, विपक्ष में समाजवादी पार्टी भी है, विपिन नागर जी भी हैं और अखिलेश यादव जी ने खुलकर विरोध भी किया है। आपकी तरफ से क्या कुछ देखा जा रहा है? क्योंकि जेपीसी का काम फैसला लेना तो है नहीं, उनका काम सुझाव लेना है और अभी तक सुझाव लिए जा रहे हैं। जी सबसे पहले तो नमस्कार जी आप सभी को, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए जो मुख्य मुझे दिख रहा है कारण यहाँ पर चर्चा जो हो रही है, कभी बात की गई कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में कि 2052 से जब शुरू हुआ तब प्रक्रिया हुई थी, प्रक्रिया तब वही प्रक्रिया थी, लेकिन उसके बाद समय के साथ जो है उसमें कुछ बदलाव आए और समय की सारणी बदलती गई और अलग अलग समय पे अलग अलग इलेक्शन जो है वो होने लगे। बिल्कुल। अब इसके पीछे का सबसे प्रमुख कारण ये है जहां मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि आप देखिए पुष्पेंद्र जी की अगर किसी कोई कोalition गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे करने के पहले गिर जाती है तो वहां पर फिर चुनाव कराना पड़ता है, उसके बाद वो सरकार आगे 5 साल के लिए चुन ली जाती है। तो इस तरीके से जब चीजें हुई और लोकतंत्र में ऐसा एक साथ करना संभव भी नहीं है, तो आप देखेंगे अगर आज भी ये चीजें करते हैं और फिर बाई इलेक्शन होते होते आने वाले 15 सालों में स्थिति परिस्थिति फिर वही पहुंचेगी। अब इसके लिए इन्होंने बनाई थी कोविंद कमेटी, जो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। अब उसमें उन्होंने बताया कि इसका ये इलाज हम करेंगे कि चुनाव होल्ड कर देंगे या राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े तो वो लगाएंगे। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन लगाने में फिर वही खर्चा होगा और वहां पर फिर जो आप खर्चे का तर्क दे रही है जो भारतीय जनता पार्टी, वो उनका कोई तर्क समझ से बाहर हो जाएगा। अब उसके बाद मैं ये भी एक चीजें ऐड करना चाहूंगा कि इससे एक ये प्रभाव रहता है कि जब समय समय पे इलेक्शन होते हैं तो चाहे कोई बड़ा नेता हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, चाहे वो प्रदेश स्तर का नेता हो, चाहे वो जिला स्तर का नेता हो, सारे लगातार लोगों से संपर्क में बने रहते हैं। अब 5 साल में आपको एक बार मिलना है तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी की कमी हमको देखने को मिलेगी। उसके बाद इसमें एक टेक्निकल इशू ये भी आएगा कि क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो अपना अस्तित्व खोती जाएंगी लगातार धीरे धीरे, क्योंकि जब मुख्य चुनाव होंगे एक समय चलेगा चुनाव का, 2 पार्टियां बड़ी लड़ेंगी आमने सामने, जैसे अभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है और बड़ी पार्टियां बाकी क्षेत्रीय दल जो उनको सपोर्ट करते हैं।
तो ये सारी चीजें जो है इसमें अफेक्ट पड़ेगा। तो ये इसमें एक बहुत सीरियस चर्चा की जरूरत है। इसमें ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि ऐसा है वैसा है, हवा हवाई, इतना हवा हवाई ये सब काम होने वाला नहीं है। पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन शुरू हुआ था, वो क्यों जो आज की तरीके से हो रहे हैं इलेक्शन वो क्यों हुए, इन सबको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 बड़े संशोधन होंगे संविधान के अंदर में। अगर इस प्रकार की कोई चीज हो जाती है तो उसके कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो हमारे लोकतंत्र में, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या तो अभी चुनाव आयोग ने ही सामने रख दी है। चुनाव आयोग ने ये कहा कि हम जैसे जम्मू कश्मीर का चुनाव है और हरियाणा चुनाव है और महाराष्ट्र चुनाव को, उन चुनाव के लिए नहीं रोक सकते हम, क्योंकि सीधी सी बात है जम्मू कश्मीर चुनाव में ज्यादा हमको सुरक्षा बलों की जरूरत पड़ती है, उतने सुरक्षा बल हमारे पास है नहीं। तो हम अगर एक साथ चुनाव सारी जगह में कराने लगे तो उतने सुरक्षा बल हमारे पास नहीं उपस्थित हो पाएंगे एक समय में। तो बहुत सारी समस्याएं इसमें हैं, इसको सघन चर्चा की जरूरत है। और जहां तक मैं कहना चाहूंगा जिम्मेदारी से कि ऐसा नहीं है कि विपक्ष केवल कोई विधेयक आया तो उसका विरोध करता है, उसके सारे पहलुओं को देखता है कि इससे क्या समस्या हो सकती है। अभी देखिए आकाश जी ने खुद दो तरह की बात की। पहले कहते हैं कि विपक्ष क्या कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, फिर कहते हैं कि नहीं विपक्ष की हम बात सुन रहे हैं। जब आपने सवाल पूछा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों बनाई गई, तो ये सारी चीजें पहले स्पष्ट होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी विश्वास में लेते हुए, बिल्कुल 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 सही बात है, जब काम होगा सही बात है मिश्रा जी। आकाश जी, क्योंकि भाई उदाहरण तो जो दिए जा रहे हैं वो भी ऐसा नहीं है कि उदाहरण ठीक नहीं है, उदाहरण भी ठीक है। अब अगर 2027 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, हम यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, और 2029 का ऐसा जो चर्चाओं में चल रहा है कि तब तक हो सकता है लागू हो जाए और लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हों, तो क्या फिर दोबारा से इन सभी राज्यों के चुनाव होंगे जिनके 2027 में हो चुके होंगे? क्योंकि धन बचाने की बात चल रही है, ये डबल खर्चा हो जाएगा इन राज्यों पर। डबल खर्चे का सवाल ही नहीं है। जेपीसी का गठन तो इसीलिए हुआ है ना, इसीलिए जेपीसी के जो कमेटी बनी है वो सारे लोग देश के अन्य अन्य हिस्सों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि जब ये एक साथ चुनाव कराएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के लोग तय कर दें कि वो कब चाहते हैं कि भैया इस डेट पे आप करा लो और उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। हम तो विपक्ष को साथ लेके चलना चाहते हैं। हमने कहा ना कि इनके सुझावों का स्वागत है, इनकी जो कोरी बकवासें हैं, प्रोपेगेंडा है, हम उसको नकारते हैं। अगर ये कुछ अच्छा सुझाव देंगे, देश हित में देंगे, तो बिल्कुल हम स्वागत करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा। तो पुष्पेंद्र जी, पार्टी क्षेत्रीय हो या पार्टी राष्ट्रीय हो, अगर वो अच्छा काम करेगी तो मुझे लगता है कि जनता उनको अवसर अवश्य देगी। एक बात और कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और ये महाराष्ट्र में और हरियाणा में जब ये एक साथ इलेक्शन नहीं करा सकते तो पूरे देश का इलेक्शन कैसे कराएंगे। तो कांग्रेस पार्टी के हमारे जो साथी हैं उनको भी ये बात पता है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरे देश में एक साथ होता है, लेकिन उसमें कई चरण होते। तो ठीक उसी तरीके से कई चरण में हम बांटेंगे और वहां पे होना नहीं। अगर आकाश जी अगर फिर वही बात आ रही है, अगर कई चरणों में चुनाव होंगे तो फिर कौन सा खर्चा कम हो गया? नहीं, क्यों नहीं कम होगा भाई। हाँ। एक जैसे मान लीजिए 6 चरण में चुनाव हो रहा है लोकसभा का। हाँ। तो उन्हीं 6 चरणों में विधानसभा के सारे चुनाव हो जाएंगे। हाँ। मतलब ये गारंटी आप भी नहीं दे रहे कि एक ही दिन में चुनाव हो जाएंगे, चरण आप भी बनाएंगे? नहीं, एक ही। अब पुष्पेंद्र जी, हाँ। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये कतई नहीं है कि एक ही दिन में चुनाव हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वो भी कई चरण में कराए जाते हैं। ये तो स्थिति परिस्थिति सब लोग जानते हैं। बिल्कुल। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब सिर्फ इतना है कि एक टाइम पे जब हमारा वोटर जाएगा तो वो विधानसभा के लिए भी वोट करे और लोकसभा के लिए भी वोट करे। और जब पंचायत मतलब दोनों ईवीएम मशीन एक साथ वोटर के सामने होंगे। हाँ, तो उससे फायदा होगा कि उन्हीं सुरक्षा बलों में हम 2-2 चुनाव करा लेंगे। वही जो मतगणना होगी तो जो कर्मचारी लगेंगे उसी में वो भी काम हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप से विधानसभा के चुनाव के खर्चे बचेंगे, टाइम बचेगा। और दूसरी बात, जो चुनावी आचार संहिता की वजह से विकास कार्यों में जो बाधाएं आती हैं
वो रुकेंगी। और एक बात हमारे साथी ने कहा कांग्रेस पार्टी के कि 1967 तक तो वन नेशन वन इलेक्शन की ही एक प्रकार से व्यवस्था थी, उसके बाद विधानसभाएं भंग हुई, तो फिर आगे भी तो ऐसा हो सकता है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो जेपीसी बनी है ना, वो इन्हीं सब चीजों के लिए बनी है कि अगर ऐसा होगा तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाए, और इसमें सारी पार्टियों के लोगों को शामिल किया गया है। इसमें सहयोग करने की बजाय मुझे लगता है कि विपक्ष के लोग भ्रम न फैलाएं। ठीक है, निश्चित तौर पे जो ठीक है आकाश भाई, ठीक है। 30 सेकंड कहिए। निश्चित तौर पे अभिमन्यु जी ने जो बात कही, मैं सहमत हूं कि भाई आगे भी ये चीज हो सकती है कि एक साथ चुनाव हो और फिर किसी विधानसभा में विधानसभा भंग हो जाए तो फिर दोबारा चुनाव कराने पड़े, तो उस समय क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी, उसका निवारण कैसे होगा, ये पक्ष और विपक्ष मिल के तय करेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। चलिए ठीक है। आलोक जी, आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं, विपक्ष को आखिर डर किस बात का है? जैसा अभी विपिन नागर जी ने एक उदाहरण दिया था कि जो और चुनाव हैं, जिला पंचायत के चुनाव हो गए, विधानसभा के चुनाव हो गए, कई तरह के चुनाव चलते रहते हैं, सरकार उनको भी टाइम पर नहीं करा पा रही है, और अगर आगे पीछे चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या वो चीज देखने को मिल रही है कि अगर एक साथ सभी चुनाव होंगे तो किसी का एक जगह फोकस कर जो अभी वोट चोरी के जो आरोप लग जाते हैं, कुछ ऐसा विपक्ष के मन में डर चल रहा है? देखिए पुष्पेंद्र जी, सभी लोग राजनीतिक दलों से हैं और खुद भी एक लंबा अनुभव है, कई बार खुद ही वोट आप लोगों ने सबने डाला होगा। मैं बताना चाहूंगा कि हर एक चुनाव का करंट अलग होता है, टेंडेंसी अलग होती है। ग्राम प्रधान के चुनाव जब होते हैं तो उसके मुद्दे बहुत ही स्थानीय, नाली खड़ंजे तक, हैंडपंप तक का रहते हैं। विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल की भूमिका काफी महत्वपूर्ण पिछले कई वर्षों से देखने को मिलती है, खासतौर से 1967 के बाद से। तो रीजनल मुद्दे वहां पर होते हैं, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो राष्ट्र हित से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर ही जनता वोट करती है। और यही वजह है कि लोकसभा के जो मुद्दे रहते हैं उसमें ऐसे भी उम्मीदवार चुनाव जीतकर आ जाते हैं जिनको की पार्टी की लहर का साथ मिलता है। पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, पार्टी के मुद्दों के दम पर भी तमाम ऐसे चेहरे लोकसभा में पहुंचते आए हैं। और वैसा ही कुछ कई बार विधानसभा में भी देखने को मिला। कहीं ना कहीं चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव के मुद्दे, विकास के मुद्दे, ये लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कुछ मामलों में डिफर होते हैं। और यही डर लगता है कि विपक्ष को है कि जब एक साथ दोनों चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर उनका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, वो मुद्दे ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे। तो ऐसे में जो क्षेत्रीय दल है उनके सामने जरूर एक संकट दिख रहा है। लेकिन अगर इसी बात की तुलना जैसे कई बार अभी की गई है कि 1952 से 1967 तक जब देश ने एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के फार्मूले को अपनाया, तो उस वक्त जो 15 साल का जो प्रयोग रहा और उसके बाद में कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो तमाम विधानसभाओं को भंग किया गया। उसके बाद सारी चीजें बदलती गई और अब हालत ये हो गई है कि कई बार हर वर्ष में अलग अलग राज्यों के अलग अलग चुनाव होते आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2027 में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे और 29 में दोबारा चुनाव होंगे, तो इस मुद्दे पर भी अभी बहुत सारी चीजें निकलकर सामने नहीं आई है कि क्या ऐसी स्थिति में जब 2029 में दोबारा चुनाव होंगे और फिर वही दल अगर चुनाव जीत कर आता है तब खर्चे क्या रहेंगे, या इनको ही एक्सटेंड किया जाएगा, कर दिया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। कुछ चीजें अभी जब जेपीसी की कंप्लीट रिपोर्ट पहुंचेगी तब समझ में आएगा कि क्या यह भी हो सकता है कि 2029 में ही सारे चुनाव बिल्कुल सर, और के चुनाव को भी पोस्टपोन किया जा सकता है कि 2 साल बाद हम एक साथ चुनाव करा लें। बिल्कुल, और ये भी देखने को मिल सकता है क्योंकि अगर हम लोकसभा की बात करें तो एक लोकसभा के अंदर कहीं 2 विधानसभाएं हैं, कहीं 3 हैं, कहीं ज्यादा भी हैं, और एक साथ अगर चुनाव होंगे तो जो लोकसभा के प्रत्याशी होंगे वो भी मैदान में होंगे, जो विधानसभा के प्रत्याशी होंगे वो भी मैदान में होंगे। क्राउड कितना बढ़ेगा, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कितना मजबूत होना चाहिए उस समय, फिर काफी चीजें ये भी बढ़ रही हैं। आलोक जी।
बिल्कुल। देखिए, लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में अमूमन एक एक लोकसभा क्षेत्र पर 8 से लेकर 10-12 तक उम्मीदवार होते हैं। विधानसभा चुनाव में संख्या और भी ज्यादा हो जाती है। कहीं पर मामला जो चुनाव है आमने सामने का होता है, 2 या 3 प्रत्याशी ही होते आए हैं। तो एक अभी देखा जाए तो देश यह प्रयास कर रहा है कि जिस तरीके से 1952 से 1967 तक एक साथ चुनाव होते आए हैं, इस प्रयोग को एक बार फिर से दोहराया जाए, ताकि जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, जेपीसी के चेयरमैन की तरफ से कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था पर जो लोड पड़ता है, जो मैन पावर खर्च होती है, जो बार बार आचार संहिता लगानी पड़ती है, जिसके कारण विकास की रफ्तार धीमी होती है, आर्थिक बोझ भी बढ़ता है, तो इस पर कंट्रोल किया जाए। और अगर कहीं मध्यावधि चुनाव की स्थिति आती है तो जैसा लखनऊ में भी जिक्र हो रहा था कि वहां पर राष्ट्रपति शासन के लगाया जा सकता है, लेकिन चुनाव अपने निर्धारित 5 साल पर ही एक साथ होंगे। जी ठीक है। विपिन नागर जी, लास्ट कमेंट कर दीजिए, समय भी थोड़ा कम है। क्या कुछ अब कहना चाहते हैं और क्या आप आगे की स्थिति देखना चाहते हैं? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस देश के प्रधानमंत्री जो आगे के 20 साल का विजन बताते हैं कि आगे 20 साल बाद क्या होगा, आप उस पर हमें वोट कीजिए। हाँ। एक तरफ ये जा रहे हैं कि 1950 में देश के अंदर क्या होता था, उस तरह की व्यवस्था इस देश के अंदर करना चाहते हैं। तो ये बताना, ये इस देश के प्रधानमंत्री जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे ये बताएं कि देश के प्रधानमंत्री देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं। आज से 50 साल पहले क्या होता था, वो चीजें करना चाहते हैं। नहीं, मजाक का क्या मतलब है? 1952 में क्या होता था, तुम वो बताओगे अब यहाँ पे कि 1952 में जो चीजें होती तुम कौन फिर से करेंगे? तुम बताओ। नहीं, लेकिन अगर हम फिलहाल की स्थिति देखें, कोई भी मुद्दा अगर आकाश जी, कोई भी मुद्दा अगर बीजेपी लेकर आती है, केंद्र सरकार लेकर आती है, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी आरोप लगाए जाते हैं कि कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के कार्यकाल में ये सब चीजें ऐसे हुआ चोरी करने वाले गुंडे बताएंगे क्या? ठीक है। भगवान राम के साथ चोरी करने वाले जो बैठे हैं वो बताएंगे हमें, बताएंगे यहाँ पे भगवान राम के साथ धोखा करने वाले चोर। चलिए ठीक है, पर्सनली नहीं। अभिमन्यु जी के लास्ट कमेंट। जी देखिए, जो मैंने सुना अभी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है शायद उनको थोड़ी जानकारी की पहले तो कमी है इस मुद्दे को लेकर के, बीच में भी बोल रहे हैं, शायद वो आधिकारिक प्रवक्ता है कि नहीं मुझे पता भी नहीं। तो ये मैं वही कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर एक करके पर्सनली नहीं, 6 साल पहला पर्सनली नहीं जब बोलते थे कि बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, हजारों हिंदुओं को मरवाना पड़ेगा, तो नहीं आकाश जी वो मुद्दा अलग है, उस पर काफी कुछ हो चुका है, उस मुद्दे पर काफी कुछ हो चुका है। ठीक है, उन मुद्दों को लेकर जिनको नुकसान होना था उनको नुकसान हो चुका है, जिनको फायदा होना था उनको फायदा हो चुका है। छोड़ दीजिए उन बातों को फिलहाल। ठीक है अभिमन्यु जी, आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जानकारी का थोड़ा अभाव मुझे ऐसा लगा कि है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी थी 6 महीने या साल भर का एक कालखंड लिया जाएगा जिसमें सारे लोकसभा से लेकर के और विधानसभाओं के इलेक्शन खत्म होंगे। जहां तक की मुझे जानकारी है, ऐसी कोई अभी तक की व्यवस्था नहीं है कि एक साथ आपको विधानसभा लोकसभा सारे वोट डालने होंगे। और जो क्वेश्चन है हमारे, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई हमारे आकाश जी को भी एक बार कोविंद रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, तो उसमें उनको समझ में आएगा कि जो सवाल हमारे मन में है वो क्यों है। इसका कोई ऐसा विरोध नहीं। देखिए, अभी आलोक जी ने बहुत स्पष्ट बताया कि इसमें सबसे पहली बात तो क्षेत्रीय मुद्दे दबेंगे। क्षेत्रीय पार्टियों का पतन एक कारण यही है कि क्षेत्रीय मुद्दे जब दबेंगे तो क्षेत्रीय पार्टियां भी उपेक्षित होंगी। ये मेरे कहने का कारण था। उसके बाद जो मुख्यतः ये है कि उसमें जो दिया गया है कि अगर उपचुनाव होगा तो जो बचा कालखंड रहेगा उतने के लिए सरकारें चुनी जाएंगी, या वो नहीं हो सकने की स्थिति है तो फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इतना जल्दबाजी में लिए जाने वाला डिसीजन है नहीं, क्योंकि इसलिए मैंने क्या कहा कि वन आवाज कराते भी है तो 15-16 सालों की स्थिति वही होगी। और इस स्थिति से बचने के लिए जो उपाय भारतीय जनता पार्टी की और कोविंद रिपोर्ट में है वो उपाय नाकाफी लग रहे हैं और उन उपाय से काफी उथल पुथल होने की संभावनाएं है। इसीलिए अगर संविधान में इतना बड़ा संशोधन करना है, इतना बड़ा बदलाव आपको लाना है, तो उसके लिए आपके पास एक स्पष्ट रोड मैप होना जरूरी है। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आगे जब इस प्रकार की चीजें होंगी, अगर 15-16 साल में तो फिर जेपीसी बना ली जाएगी, फिर बात कर लेंगे। तो ऐसा देखिए हवाई काम नहीं चल सकता है। आपको अगर कोई आदेश पारित करना है, कोई संशोधन विधेयक लाना है, तो आपको उसकी पूरी प्लानिंग करनी होती है और उसके दूरगामी परिणाम भी देखने होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारा मानना है कि ये पहले सुनिश्चित करे भारतीय जनता पार्टी
कि अलग अलग चरण में चुनाव कराने में, उसके बाद जो राष्ट्रपति शासन लगाने में और कम समय का कालखंड के लिए सरकारें चुनने में जो खर्चा होगा, तो कहीं ना कहीं ये खर्चा तो उससे ज्यादा ना हो जाए। और खर्चे की अगर चिंता होती भी भारतीय जनता पार्टी को, तो इतना जो कर्ज इन्होंने लिया है अपनी इन 12 साल के कालखंड में, ठीक है, वो तो 70 साल में नहीं लिया। बिल्कुल 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 अभिमन्यु, सही बात है, सही बात है। आकाश जी, वो क्या जो एक तरह का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है सरकार ने, क्या वो भी कभी सभी के सामने रखा जाएगा कि अभी इतना खर्चा हर विधानसभा चुनाव में, हर राज्य में होता है, और जब एक साथ चुनाव होंगे तो कितना खर्च कम होगा? बिल्कुल बिल्कुल रखे जाएंगे, ये सारे आंकड़े रखे जाएंगे और आंकड़ों के आधार पे ही बात करते हैं। लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को, खास करके जिन लोगों ने राम भक्तों की हत्याएं की, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, जिन लोगों ने, अरे सुनो यार, तुम्हारे अभी 2 दिन पहले राम मंदिर में चोरी करने वाले अपने टाइम पे मंदिर में चोरी कर रहे हो, इस देश में पर्सनली नहीं, अरे मंदिर में चोरी करने वालों को कोई हक नहीं है कि हिंदू के ऊपर बोल सके। ठीक है मौलाना सुन लो, एक देश के अंदर राम के नाम पे सब एक मत है, लेकिन उस राम के मंदिर को उसमें चोरी करी। चलिए ठीक है, समय की भी कमी है। आकाश जी आपका भी, विपिन नागर जी आपका भी, अभिमन्यु जी आपका भी, आलोक सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल एक देश एक चुनाव को लेकर जो जेपीसी हर जगह से सुझाव ले रही है, और जिस तरीके से सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के मन में एक डर है कि एक देश एक चुनाव होने से भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं फायदा होगा। अब ऐसे में कैसे ये लागू होगा, और जो चर्चाएं चल रही हैं कि 2029 तक काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है, तो क्या जो अब तक विधानसभा चुनाव होते हैं वो फिर इतिहास बनकर रह जाएंगे, या फिर कुछ और नई रणनीति सरकार लेकर बैठी है, विपक्ष की भी कुछ नई प्लानिंग होगी, देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।